नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2020 और आज का डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के डेली 30 में जो टॉपिक होता है, जो टर्म होता है, वो पॉलिटी का टर्म होता है और आज के करंट अफेयर को हम देखेंगे। 20 क्वेश्चन आज के टॉपिक पर राजभाषा टॉपिक है और इससे संबंधित जो बातें हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम देखेंगे। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर एक, दो स्टेटमेंट्स में। पहला स्टेटमेंट, जब मैं डेली 30 में ऐसा प्रोग्राम डिस्कस कर रहा था तो लोगों को लगता था ये बड़ा बोरिंग है, लोगों को लगता था कि ये जो तरीका है ये बहुत बोझिल है। आयोग ने जब पूछ लिया इसको तो ऐसा कोई नहीं था जिसने कोशिश ना की हो, एग्जामिनेशन हॉल में ना पढ़ा हो। तो जिन लोगों ने इसको, इस बोझिलपना को झेल लिया था अपने रूम में, उनको आसानी हुई और जो लोग इससे कटते रहे उन्होंने जैसे मैनेज किया हो, कोई बात नहीं, अलग से भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए। हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के 64 छोटे शहरों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए $270 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य हुए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, 64 शहरों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हुए हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी सही है और $270 मिलियन का ये समझौता है, ये तीसरा भी यहाँ पर सही है। और इस तरीके से ये पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है। कहने का मतलब क्या है? मतलब केवल इतना है कि आप सेंटेंस को तोड़ तोड़कर कई पार्ट्स में सही से पढ़िए और उसको जांचिए, परखिए। और दूसरा स्टेटमेंट है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और मनीला है फिलीपींस में। तो बीजिंग यहाँ पर हटा दीजिए, मनीला है फिलीपींस में, इसको ध्यान रखिए। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय विकास बैंक है विश्व स्तर पर, इसको देखें तो। दूसरा प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान परमाणु समझौते का समर्थन किया गया। क्या ये सही है? ईरान परमाणु समझौता जो है चीन के द्वारा अभी इसका समर्थन किया गया है, अमेरिका के द्वारा नहीं। अमेरिका तो इसका विरोध ही करता है ना। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। ईरान परमाणु समझौता 2012 में ईरान तथा विश्व के 6 देशों के मध्य संपन्न हुआ था। 2015 में विश्व के 6 देश और ईरान मिलकर इस समझौते को शुरू करने वाले देश थे। तो 12 नहीं, 2015। ठीक है, तो पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। इस तरीके से सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? यही प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, पॉल आर मिलग्राम पहला ऑप्शन है और दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन। ये दोनों को मिला है 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल का जो पुरस्कार है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल है, अमेरिकी अर्थशास्त्री ये पॉल आर मिलग्राम है इनको, और साथ में दूसरे रॉबर्ट बी विल्सन है, इनको दिया गया है। और इनका सिद्धांत है नीलामी सिद्धांत, नीलामी सिद्धांत पर इनको दिया गया है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। नीलामी सिद्धांत इनका है, नीलामी सिद्धांत पर दिया गया है। और नीलामी सिद्धांत में सुधार तथा नीलामी प्रारूपों का आविष्कार, इंप्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, इसके लिए दिया गया। तो नीलामी ध्यान रखिएगा, इतना आपको ध्यान रहेगा तो ये प्रश्न आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि केवल पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो किस क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, उनका टॉपिक क्या था रिसर्च का ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो प्रश्न है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में दिल्ली और मालदीव के मध्य ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं GMCP, इसके लिए 400 मिलियन पाउंड के लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट ये ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, अनुदान ये नहीं होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करता है
क्योंकि इसके तहत कई अनुबंध किए जाते हैं। कुल कीमत की 75% सामग्री की आपूर्ति भारत के द्वारा की जाएगी। तो इस तरीके से यानी कि इसमें जो पैसा दिया जाए उसमें 75% हमारे यहाँ से ही आपूर्ति हो रही है। तो ऐसे में भारत का जो निर्यात है उसको भी बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गायों और गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा, विकास तथा पशु विकास कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए किया गया था। तो इसका उद्देश्य तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, लेकिन ये 2017 में नहीं 2019 में किया गया था। कई लोगों को कहना है कि आप सही स्टेटमेंट ही यहाँ दिया कीजिए, तो मैं ये कह रहा हूं जब आपको सही ही ऐसे ही पढ़ना है तो आप किताब में डायरेक्ट पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। गलत जो चीज होती है उसके बाद जब आप सही करते हैं तो आपको याद हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है और इसका सही उत्तर भी हो जाएगा क्योंकि ये कार्य इसी के तहत करेगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का लक्ष्य इस वर्ष दीपावली त्योहार के दौरान 11 करोड़ परिवारों में गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करना है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और चीन निर्मित दियों का पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करने के लिए यह अभियान मेक इन इंडिया परिकल्पना को बढ़ावा देगा और पर्यावरणीय क्षति को कम करते हुए स्वदेशी आंदोलन को भी प्रोत्साहित करेगा। तो दोनों के दोनों ये सही स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा आयोग आए, ऐसा कार्यक्रम आए, तो आप वहां पर ये कोशिश करें कि उसकी मूल बात को समझें, तब आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप रटेंगे तो वो भूल जाएगा, ठीक है, तब वो भूल जाएगा, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत कठिन है, लेकिन आप मूल बात को समझ लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम हेतु संचालक संरचना की घोषणा की गई है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। और इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम का उद्देश्य मॉडलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के तहत शुरू किया गया है, इसका जो उद्देश्य है ये महत्वपूर्ण ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने का है और निर्णय लेने की प्रक्रिया से भारत को अवगत कराने का ये कार्य करेगा। और मॉडलिंग टीमों, सरकार और ज्ञान के भागीदारों और वित्त पोषकों के बीच में ये सहयोग करेगा, ठीक है। तो व्यापक इसका उद्देश्य है, केवल ये ऐसा ये नहीं है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1992 में स्थापित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय का उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। अब चेक करिए कि यहाँ पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो कार्यालय है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, तो आपको मिलेगा इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1992 में नहीं 1999 में। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट जारी की गई, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 और 2019 के मध्य में 7,348 प्रमुख आपदा घटनाएं घटित हुई हैं और 4.2 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में $2.97 ट्रिलियन की क्षति हुई है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये इंफॉर्मेशन काफी है, बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे हैं। गौशत्व कवच के बारे में सत्य कथन की पहचान आपको करनी है। तो पहला, यह गोबर से निर्मित एक विशेष चिप है, इसे राजकोट स्थित श्रीजी गौशाला द्वारा विकसित किया गया है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और इस चिप में ये जो मोबाइल चिप है, यह चिप मोबाइल हैंडसेट से होने वाले विकिरण को कम करती है, ऐसा गुण पाया जाता है कि उस विकिरण को कम कर देती है। ये सारे स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 सब यहाँ पर सही है। किस देश की कैबिनेट ने रेप के मामलों में मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने
के कानून को मंजूरी दी है। यहाँ पे आज करंट अफेयर की 12 प्रश्न है, क्योंकि जो टॉपिक था उसमें 18 प्रश्न थे और 12 प्रश्न इसके हैं, तो मैं भूल गया था, गलती से मैंने बताया था। तो ये 12 प्रश्न है, 11वां प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस देश की कैबिनेट ने रेप के मामलों में मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के लिए कानून को मंजूरी दी? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है, और ये बहुत सही है। ऐसा अगर रेप होता है, ऐसे कार्य होते हैं, सामाजिक दृष्टि से तो ये खराब है, मानवीय दृष्टि से कितने खराब है। तो इसमें मौत की सजा तो निश्चित होनी ही चाहिए। आपके क्या विचार है, जरा बताइएगा। एक सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप भी अपने विचार व्यक्त करिए। अगला जो प्रश्न है, TAEF जिसने हाल ही में नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की, किस देश में स्थित एक थिंक टैंक है? तो TAEF जो ये है, ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन, ये जो थिंक टैंक है ये ताइवान का थिंक टैंक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और इसने अभी नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है, ताइवान में ये स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार के पास है ये। अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। अधिनियम के द्वारा जो गठित होता है वो एक स्टेट्यूटरी तो हो सकता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 26 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में किए गए हैं। अनुच्छेद 23 और 26 में नहीं, 29 और 30 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये गलत है, यानी कि दो अनुच्छेद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक तो 29 और दूसरा 30। तो पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 29 और 30 में किए गए हैं, ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1953 में राष्ट्रपति ने काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। और दूसरा है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1990 में सरकारी नौकरी में 33% पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1953 में ये काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था गठन। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है? दूसरे स्टेटमेंट में ये गड़बड़ है कि इसमें 33% आरक्षण नहीं, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो 27% की गई थी। कितनी? 27% की व्यवस्था की गई थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों की दशाओं का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों की दशाओं को पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर, अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग की दशाओं को पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान, और ये फिर से ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कोई बात नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? पिछड़ा वर्ग शब्द का कोई उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग का उल्लेख है या नहीं है, ये डिसाइड करिए। तो उल्लेख है और यहां पर दिया है कि उल्लेख नहीं है, तो पहला गलत है। उल्लेख है, पिछड़ा वर्ग का उल्लेख संविधान में मिलता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पिछड़े वर्ग में उन समुदायों को शामिल किया जाता है जो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हों, तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार लिया जाता है, आर्थिक रूप से इसमें नहीं लिया जाता था। ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट बाद में आया है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334। इसमें क्रमशः अनुसूचित जातियों के लिए 330 में, जनजातियों के लिए 332 में, और विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था जो है ये 334 में नहीं, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद और विधानमंडल में, ये ऐसे है, तो इसमें व्यवस्था की गई है।
सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया अनुच्छेद 338 में। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 338 का ध्यान रखिएगा और अधिनियम है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम और ये 1990 का है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संविधान में किस भाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो भाग 16 टिक कीजिएगा। भाग 16 में अनुच्छेद आता है 330। 330 से आप चलेंगे और 330 से चल के आप चले जाइए 342 तक। तो 330 से 342 तक ये जो आर्टिकल है इसमें इनसे रिलेटेड जो है वो बातें की गई हैं, प्रावधान किए गए हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी। तो वर्तमान में 6 भारतीय भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल 2004 में सबसे पहले घोषित की गई थी। संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। तो इसमें कौन सी एक भाषा है? मराठी नहीं है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर में। महाराष्ट्र सरकार ने इसको शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। अगला जो प्रश्न है तो इसका 22 का डी सही उत्तर हो जाएगा। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में सत्य कथन आपको बताने हैं। इस भाषा की समृद्ध साहित्यिक विरासत होनी चाहिए जो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। इसकी सांस्कृतिक परंपरा मूल होनी चाहिए और अन्य भाषाई समुदायों से न ली गई हो। दोनों ये सही है। तीसरा है, इस भाषा के वर्तमान स्वरूप की जड़ें इसकी प्राचीन समृद्ध साहित्यिक परंपरा से जुड़ी होनी चाहिए। तीसरा भी सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 20 भाषाएं शामिल हैं। जो शामिल ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 भाषाएं शामिल हैं। क्या पहला सही है? संविधान की 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाएं शामिल हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है कि संस्कृत भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में असमिया, मराठी, बंगला, नेपाली, गुजराती, उड़िया, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, मणिपुरी, उर्दू, बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, इतनी भाषाएं शामिल है। तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि शामिल है और कह रहा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संदर्भ में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक समिति की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा से संबंधित विषयों के संदर्भ में सलाह देने के लिए समिति की बात है, ये सही है पहला स्टेटमेंट। और सर्वप्रथम राजभाषा आयोग 1975 में नियुक्त किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1975 में सर्वप्रथम नहीं नियुक्त किया गया था। ऐसे प्रश्न आजकल यूपी पीसीएस को पूछ रहा है। 1955 में किया गया था, 75 नहीं, 1955 में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गया। और अधिनियम बनाया गया था 1963 में, इसके राजभाषा अधिनियम संसद के द्वारा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा का अधिकार प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसको? तो ये राष्ट्रपति को करता है, प्रधानमंत्री को भी नहीं, राष्ट्रपति को करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा सुविधाएं ये इसमें वर्णित है। और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था ये अनुच्छेद 350 ख में की गई है। और अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा इसी के तहत राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा और वो इसकी रक्षा करेगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देश के लगभग 60% लोग हिंदी बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 60% नहीं, 40% लोग हिंदी बोलते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में माना गया है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और संविधान सभा द्वारा अंकित की गई जो संविधान की भाषा है, संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो अंग्रेजी भाषा में अंगीकृत किया गया था। और हिंदी की जो संघ भाषा, हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया है। और इसकी लिपि अगर आपसे पूछा जाए तो वो लिपि कौन सी है? वो देवनागरी लिपि है। ठीक है ना? वो लिपि कौन सी है? लिपि भी ध्यान रखिएगा, वो देवनागरी लिपि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा डोगरी, बोडो, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 2003 में एक 92वां संविधान संशोधन आया था, 92। तो इसी के द्वारा इसको मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सिंधी को 11वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट तो ये गलत है, क्योंकि इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वें संविधान संशोधन उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वां, वैसे भी ये प्रश्न आप गैस करके भी कर सकते हैं कि 1967 में 11 कहाँ होगा, और ज्यादा संशोधन हो चुके थे, तो ये गलत हो जाएगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो ये सही है। हर तरीके के प्रश्न और फैक्ट यहाँ पर हम लोग किया ले रहे हैं। अंतिम प्रश्न डिस्कस करने से पहले मैं अपनी टीम के द्वारा एक सूचना आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर आप बीओ और आरओ एआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, और इससे आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका टेस्ट होगा, आप बार बार पढ़ेंगे चीजों को, आपको एक ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, तो आप अपनी सफलता के नजदीक पहुंचेंगे। इसके लिए आपको कॉल करना है 6307281212 पर, या व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा जोर दीजिए, और वहां से जानकारी आप ले लीजिए। लिखकर भेजिए ज्वाइन बीओ मेंस 2019 या आरओ मेंस 2016 6307281212 पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और अंतिम प्रश्न है आज के डे 30 का, भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया था? तो कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया था? मूल रूप से 14 भाषाएं थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1652 से भी अधिक भाषाओं का प्रयोग भारत में किया जाता है। 63 भाषाएं, जिसमें गैर भाषी, गैर देशीय हैं, मतलब गैर भारतीय हैं, कह सकते हैं गैर भारतीय हैं, अन्य देशीय हैं, भारत से उनका कोई लेना देना नहीं, ऐसी भी 63 भाषाएं हम लोग प्रयुक्त करते हैं। संविधान द्वारा जो ये 14 भाषाएं हैं जो शुरू में थी, तो उनका मैं आपको एक बार लिस्ट बता दे रहा हूँ। मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत और उर्दू, ये 14 भाषाएं स्वीकार की गई थी। बाद में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है अभी मैंने बताया है, इसी समय कमेंट करके बताइए, रिवाइज करिए चीजों को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 14 भाषाएं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको ये कैसा लगता है कार्यक्रम जरूर बताएं, अच्छा लगता है तो इसको लाइक का बटन दबाकर बता सकते हैं। और ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे, आप जुड़े रहें, अन्य लोगों को भी शेयर कर लें। अगर नया आप विजिट कर रहे हैं, अभी नया नया आपके लिए डेली 30 है या ये चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।